ओके, तो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ कहाँ तक किया था हमने? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, ठीक है। 8 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, क्या बताया बताओ मैंने तुमको? हाँ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, हाँ, मैक्सिमम हाइट ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर जाएगा ये तुमको निकालना है, बराबर? समझा ना? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का एक डेफिनेशन रहेगा, बराबर? मैक्सिमम हाइट एक मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, जो ग्राउंड लेवल से एकदम टॉप तक जाएगा ना, समझा? तो मैक्सिमम हाइट का एक छोटा सा डिफाइन है, सुन लो। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, हाइट ऊपर आता है क्या हॉरिजॉन्टल आता है? ऊपर आएगा ना, तो डिफाइन सिंपल है, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, समझा? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से ना, ड्यूरिंग मोशन। याद रहेगा? सुन लो एक बार, क्या बताया मैंने तुमको? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, कहां से? फ्रॉम ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग मोशन, बराबर ना? याद रहेगा, लिखना है, लिख भी ले लो। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है? हाँ, कवर्ड, हाँ, कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। कब? अच्छा, कहां से पहले, कहां से? फ्रॉम ग्राउंड लेवल ना, फ्रॉम ग्राउंड लेवल, हाँ, कब? ड्यूरिंग मोशन। समझ में आ गया रहेगा? सिंपल है, और डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। समझा? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट मैंने तुमको बताया कि क्या डिफाइन है मैक्सिमम हाइट का, है ना? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? बोलो, क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट ना, हाँ, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझा? बोलो, समझ में आ गया ना? चलो अब डेरिवेशन चालू करते हैं। छोटा सा डेरिवेशन, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन, बराबर? एक काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑलरेडी यूज कर लिया मैंने। अब मैं जो सेकंड अब मैं कुछ अलग काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करता है ना। चलो, तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज करने जा रहा, बताओ क्या यूज करेंगे हम लोग? काइनेमेटिकल इक्वेशन, बराबर? काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? अब जो मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने जा रहा है वो है v² इक्वल टू u² प्लस 2as, बराबर? v² इक्वल टू u² प्लस, मतलब 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, और तीसरा होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, बराबर? ये तीनों यूज होने वाला है चैप्टर में, बराबर? और तीनों को मैं तुमको डिराइव करके दिखाएगा आज के लेक्चर में, तुमको तीनों का डेरिवेशन बताएगा कैसे आया ये सब। अच्छा, चलो हम तो हमारे हिसाब से पुट करते हैं ना, हम लोग वर्टिकल जा रहे हैं ना, हाइट निकाल रहे हैं, बराबर? तुमको सब मालूम है क्या पुट करने का। देखो, हाइट कैसा हाइट है? मैक्सिमम हाइट है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसा थ्रो करते हैं तो वो जब अपने मैक्सिमम हाइट तक जाता है तो कुछ इंस्टेंट के लिए ऐसा लगता है कि वहां पे रुक गया है, बराबर? ऐसा कुछ इंस्टेंट के लिए वहां पे ऐसा रुक गया, ऐसा लगता है। मतलब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0। रुक गया मतलब 0 हो, समझा? ये तो कम है। समझो कोई एक बॉल है और उसको एकदम थ्रो किया बहुत ऊपर, बहुत एकदम ज्यादा फोर्स से ऊपर थ्रो किया, तो एकदम ज्यादा हाइट पे जाएगा, और तो जब तुम नीचे देखेंगे थोड़ी देर के लिए लगेगा कि तो रुक गया है, फिर नीचे आता है, ऐसा। समझा क्या है? मतलब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बोलो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे दैट इज, मैं v का आंसर बोलो क्या ले लूँ? 0 ले लूँ, बराबर ना? कितना ले लूँ? 0। v का वेलोसिटी, v का आंसर मैंने 0 ले लिया। u में 2 ऑप्शन है, ux लेने का कि uy लेने का, क्योंकि हाइट देख रहे ऊपर ना, तो मैं ui लेगा, बराबर? तो u के जगह बोलो हम लोग क्या लिख देंगे? ui। लेकिन ui का आंसर याद है हमको? बोलो ui का आंसर क्या है? ui का आंसर u sin थीटा करे। इसके लिए तो बोला कि सब पढ़ के आओ, ज्यादा अच्छा रहता है, समझ में आता है सब कुछ, बराबर? u sin थीटा, u के जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख देने वाला हूँ? u sin। चलो ये भी हो गया। तुमको याद है हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना ऐसा, तो a का आंसर क्या लिखते हैं? हाँ, देखिए ये क्यों आ रहा है तुमको? क्योंकि तुमने पढ़ के आया, समझा? उसका यूज होता है, समझा? ये हो गया। s ना, s लिख रहे हैं हम लोग। जा कहाँ रहे बताओ? वैसे वर्टिकल तुम लोग डिस्टेंस कैसे कवर कर रहे हो तुम लोग? वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। उसमें जो तुम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तुमको मालूम क्या डिस्टेंस? तुम लोग ये वाला डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये डिस्टेंस है क्या प्रोजेक्टाइल के लिए? ये डिस्टेंस क्या रहेगा? हाइट। और यह हाइट मैक्सिमम कैसा हाइट है? मैक्सिमम
तो तुम लोग ये जो s था उसके जगह पे तुम लोग सोचे थे कि वर्टिकल कोई कंपोनेंट y लिखने का, लेकिन तुमको आंसर मालूम है ना क्या रहेगा, वो हाइट ना। अरे ऊपर मतलब डिस्प्ले मतलब हाइट रहेगा, मैक्सिमम हाइट। तो तुम लोग s के जगह पे क्या लिख देंगे, h मतलब तुम्हारा मैक्सिमम हाइट है। सब ये सब वैल्यू पुट करेंगे और किसका आंसर निकालने वाले बोलो हम लोग, h हाइट बोला ना, मैक्सिमम हाइट। सब वैल्यू पुट करो। चलो v के जगह क्या डाल दो, 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू u के जगह डाल दो uy, मतलब uy मतलब कौन है, u साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज है। a के जगह क्या लिख दो, माइनस g, और s की जगह पे क्या लिख दो, समझ लो अभी के अभी, इजी है ना एकदम, बराबर। हमको निकालना क्या है यहाँ से, चलो थोड़ा सिस्टमैटिक करते हैं। 0 एज इट इज, तो 0 उधर लिखता हूँ चाहिए तो स्क्वायर दोनों को दो, बोलो क्या बन जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अरे माइनस बीच में आ जाएगा ना, -2gh इक्वल टू, अरे इक्वल टू वहां लिख दिया, क्या चाहिए था तुमको, इसको यहाँ लिख दूं, बाद में घुमा देंगे, उसमें क्या है बोलो। तो हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का आंसर कितना आ रहा है, 2gh। हमको चाहिए क्या, h, तो h रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे वहां से। उल्टा लिख रहा हूं, उल्टा लिख लो, चलो 2gh विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमको चाहिए h के लिए 2g हटाना पड़ेगा, क्या करो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के नीचे आ जाएगा ना 2g, समझा क्या, बोलो। ये किसका आंसर है, ये है हाइट, ये मैक्सिमम हाइट नहीं निकाला, ये क्या है, हाइट है, समझा, बोलो। तो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली समझो। ये ऑब्जेक्ट वही तुम्हारा प्रोजेक्टाइल, इसको मैं एक बार ऐसा फेंका यहाँ से, बना, और एक बार ऐसा फेंका यहाँ से, दोनों सेम फोर्स समझो फेंका। बताओ दोनों में से कौन से केस में वो ज़्यादा हाइट अटेंड करेगा, फर्स्ट वाले केस में ना, फर्स्ट के सेकंड ऐसा जो मैंने ऊपर किया ऐसा, बराबर। लेकिन हमारा है तो जो डेरिवेशन में तुमको कराया था प्रोजेक्टाइल, वो तो ऐसा जा रहा था ना, तो उसमें मैक्सिमम हाइट आ सकता है क्या, उसमें हाइट आएगा, ये वो हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट नहीं आएगा। मैक्सिमम हाइट तब आएगा जब तुम्हारा u, याद है u ऐसा था ना, टेढ़ा था ना u के बदले तुम्हारे पास सिर्फ ऐसा रहेगा u, और सीधा ऐसा फेंकेंगे ऑब्जेक्ट समझो ऊपर, तो जाएगा ना मैक्सिमम हाइट। अच्छा तो तुम लोग बताओ मैक्सिमम हाइट के लिए वो एंगल ग्राउंड, याद है u एंगल बना रहा था ग्राउंड से कितना, थीटा, तभी तो बनाया था u cos थीटा ux को, और ये u sin थीटा, याद है ना। हाँ अब मैं बोल रहा है ऐसा u रहेगा ज़्यादा हाइट आएगा क्या, ऐसा u होगा तो ज़्यादा हाइट आएगा, ये ना, इसके लिए ज़्यादा हाइट आएगा। तो इसमें एंगल बताओ जरा, मतलब अगर थीटा का आंसर 90 रहेगा तो जो हाइट रहेगा वो हाइट नहीं, वो क्या हाइट है, वो मैक्सिमम हाइट है, समझा। वो प्रूफ करके दिखाता हूँ, देखो ये फॉर्मूला में साइन थीटा आया ना, u तो जो रहेगा वो है, g भी जो 9.8 जो है, इसका वैल्यू वैरी हो सकता है ना, थीटा कितने एंगल पे रखेंगे तो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट है। हमको मालूम है कि हम लोग कितने एंगल रखे, तो ये प्रैक्टिकली है। अगर तुमको थियोरेटिकल चाहिए तो बताओ साइन, देखो ये तो अपना कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये 9.8 हो सकता है। साइन का आंसर मैक्सिमम का बात, साइन का बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन का ट्रिग्नोमेट्री 1 होता है ना, और वो कितने एंगल पे आता है, समझा, इधर से भी प्रूव होता है ना। ये मैक्सिमम तब रहेगा जब तुम्हारा साइन थीटा मैक्सिमम रहेगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब रहता है, तो उधर से भी प्रूव कर सकते हैं, समझा। मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा दिया, थियोरी तुमको बता दिया ऐसा प्रैक्टिकली भी। तो बताओ ये हाइट है ना, हमको चाहिए क्या वैसे, बोलो क्या चाहिए, मैक्सिमम ना, फॉर कौन सा हाइट, मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है तो किसका आंसर मैक्सिमम होना चाहिए, साइन थीटा ना। फॉर मैक्सिमम हाइट साइन थीटा मस्ट बी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अगर साइन थीटा मैक्सिमम है तो कहाँ, मतलब कब होता है साइन थीटा मैक्सिमम, दैट इज थीटा इक्वल टू कितने पे, 90 ना। रीजन मानो ना क्यों, क्योंकि सिंस साइन 90 का आंसर कितना होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना साइन थीटा का, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का साइन का कितना होता है, 1 ही होता है। 1 के आगे कभी वैल्यू जाता ही नहीं, मालूम है। इसका ग्राफ सिर्फ 1 -1 1 -1 में ऐसे फ्लक्चुएट होते रहता है, समझा। तो ये हम चलो थीटा के जगह पे 90 डाल दो, तो बोलो तुमको h नहीं मिलेगा, मिलेगा h मैक्स, समझा क्यों, मैक्सिमम हाइट है। u स्क्वायर एज इट इज है, साइन थीटा के जगह पे 90 लिख दो, और ये स्क्वायर एज इट इज है, नीचे 2g है। बोलो साइन 90 का आंसर 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो बचा क्या तुम्हारे पास, h मैक्स क्या मिला, h मैक्स u स्क्वायर अपॉन 2g, ये है मैक्सिमम हाइट, समझा। बोलो ये जो हमने निकाला है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये है एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, समझा। ये किसका डेरिवेशन है,
ये जो मैंने बनाया है किसका डायरेक्शन बताओ? हाँ, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम, क्या है मैक्सिमम? हाइट ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ में आया सबको? बोलो, इजी है ना डेरिवेशन? हार्ड नहीं है, सिंपल मैंने फॉर्मूला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया, उसमें पुट किया, सब आंसर आ गया इजीली। समझा सबको? तो ये हमने क्या कंप्लीट कर दिया, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया सबका ये। नेक्स्ट सिखाऊं? चलो, तो नेक्स्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं रेंज, मैक्सिमम रेंज मतलब कितना दूर तक जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, देखा ना कितना ऊपर जाएगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या मिला, यू स्क्वायर अपॉन 2g जो मैक्सिमम है, समझा? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग करने वाले हैं मैक्सिमम रेंज। क्या करेंगे? क्वेश्चन ऐसा रहेगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, उसके आगे लिखो ये मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज देखने वाले हैं, बराबर? डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज मतलब तुम लोग यहाँ पे निकालेंगे आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज, और ये मैक्सिमम हाइट था, तुमने यहाँ पे निकाला एच मैक्स। समझा ना? चालू करें, स्टार्ट करूं? ओके, तो पहले तुमको एक मैं थोड़ा सा थियरी बता देता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो छोटा सा डिफाइन है, जैसे मैक्सिमम हाइट का डिफाइन था वैसे मैक्सिमम रेंज का भी डिफाइन, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। सुनो क्या है, देखो मैक्सिमम रेंज मतलब कितना दूर तक गया ना, हॉरिजॉन्टली गया कि वर्टिकली गया? रेंज तो हॉरिजॉन्टली निकालेंगे ना ऐसा। हाँ, तो सुनो डिफाइन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही रहेगा ना हॉरिजॉन्टल रेंज, किसके बीच में डिस्टेंस, जहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था और जहां पे तुम्हारा प्रोजेक्टाइल जाके लैंड हुआ है, उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वही है ना उसका रेंज। समझा? बोलो, कहाँ लैंड होगा, हवा में कि ग्राउंड लेवल पे? ग्राउंड पे होएगा। तो सुनो ध्यान सुनो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से प्रोजेक्ट किया था, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, द मैक्सिमम, हम लोग क्या पढ़ रहे बताओ? मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए पहले रेंज तो समझो क्या है। रेंज क्या है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा ना, क्या में आएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा, वहां पे आके गिरेगा ना रिटर्न। एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट विच द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स, प्रोजेक्टाइल यहां से गया और रिटर्न कहां पे आया? नीचे ना। एट विच द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स, कब? आफ्टर मूविंग along its trajectory, याद है ट्रेजेक्टरी मतलब समझा था? ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है? पाथ, रास्ता, ट्रेजेक्टरी उसको बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। समझा? तो जब वो अपने ट्रेजेक्टरी से आया और जहाँ पे लैंड हुआ, बराबर, वो पॉइंट हमारे लिए क्या है? वहाँ से लेके स्टार्टिंग तक का डिस्टेंस, ये है ना हॉरिजॉन्टल रेंज। फिर से एक बात सुन लो, और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग रेंज पढ़ रहे हैं, रेंज, बराबर, निकालना है मैक्सिमम रेंज तुमको। लेकिन जैसे मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हाइट निकालना पड़ा, वैसे मैक्सिमम रेंज निकालने क्या निकालना पड़ेगा? पहले रेंज निकालना पड़ेगा। तो वो रेंज का डिफाइन मैं तुमको बता रहा है। रेंज क्या रहेगा? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझा? इसके बाद याद है क्या है? एट विच क्या होता है? एट विच द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स, बराबर, कब रिटर्न्स? आफ्टर मूविंग along अ ट्रेजेक्टरी। समझा? जब वो अपने ट्रेजेक्टरी से मूव होके आया, जब गिरा, उसके बीच का डिस्टेंस। समझा? आफ्टर मूविंग along अ ट्रेजेक्टरी। एक बार ट्राई करो, मैं हेल्प करता हूँ, बोलो क्या? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट विच द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स कब? आफ्टर मूविंग along its trajectory, समझा? याद रहेगा? चलो तो लिख भी देता हूँ, बोलो थोड़ा बहुत हेल्प करो, और तुमको तो वैसे भी आता भी है ना। बोलो क्या था बताओ? हाँ, द कौन सा डिस्टेंस है ये? हाँ, मेरे साथ लिखते भी रहो और तुम अपना भी करते रहो। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड दूसरा क्या था? एंड द पॉइंट। वो पॉइंट तुमको मालूम ना कहाँ पे है? एंड द पॉइंट। हाँ, एंड द पॉइंट
on horizontal plane and the point on horizontal plane ना, and the point on horizontal plane याद है? हाँ, at which क्या होता है? At which the projectile returns ना, at which the projectile returns कब? हाँ, after moving along खुद का ट्रैजेक्टरी ना, along its ट्रैजेक्टरी, समझा? बोलो समझा है क्या? एक ही तो डिफाइन है, बाकी पूरा मैथमेटिक्स है, समझा? इजी है ना? चलो, तो इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अब हम लोग सॉल्व करते हैं और क्या निकालते हैं? रेंज। एक बार रेंज मिल गया फिर मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालने आता है, समझा? चलो तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रेंज कैसे मिलेगा। देखो, तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले तुमको यूज करना पड़ेगा वो डेरिवेशन जो तुमको मैंने सबसे पहले सिखाया था, याद है? क्वेश्चन नंबर 7 याद है? सबको याद है? चलो बताओ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन था ना, वो पैराबोलिक पाथ था ना। हाँ, तो वही मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, बताओ जरा किसको याद रहेगा? तो सेकेंड लास्ट पार्ट, लास्ट वाला तुमको याद रहेगा, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। उसके ऊपर वाला बताओ मेरे को, a की जगह पे क्या लिखा था, b की जगह तुमको याद होना चाहिए। हाँ बोलो क्या था इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? y इक्वल टू tan थीटा इंटू, फिर बीच में माइनस था, फिर g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, याद है ये ना? अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं बताओ? रेंज निकाला, हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, हॉरिजॉन्टल निकालने के टाइम पे ये y मतलब मालूम है क्या है? y वर्टिकल डिस्टेंस कवर। हम लोग कैसा निकाल रहे हैं? तो तुम लोग मुझे बताओ कि मैं y का वैल्यू क्या लूं? जैसे यहाँ पे सब लिया था, y का आंसर क्या लूं? मैं हॉरिजॉन्टली जा रहा हूं, ये y है वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड। कुछ हुआ वर्टिकल डिस्टेंस कवर, तुम लोग तो हॉरिजॉन्टली रेंज निकाले ना, तो y का वैल्यू 0 ले लूं, चलेगा? वर्टिकल थोड़ी का, मेरे को तो रेंज निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। और आगे बहुत सारा चीज है हमारे पास। जरा मुझे यहाँ पे बताओ, x के जगह पे तुम लोग क्या लिखने वाले हैं? x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना, जो एक्चुअल में तुम्हारे लिए रेंज है। अरे जैसे वर्टिकल डिस्टेंस तुम्हारे लिए हाइट था ना, हाइट था ना वर्टिकल जो तुम लोग निकाल रहे थे, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तुम्हारे लिए क्या रहेगा? रेंज। रेंज उसको बोला ना रेंज। तो क्या मैं x के जगह पे r लिख दूं? चलेगा? बराबर ना? उधर याद है क्या लिखा था? उधर s के जगह पे h लिखा था। चलो वैल्यू पुट करो, ये 0 हो जाएगा। इक्वल टू बोलो क्या आएगा? tan थीटा इंटू r, x के पे r लिखने वाले ना, माइनस बताओ g अपॉन 2u स्क्वायर। एक मिनट एक और, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ना, तो u लू कि ux लू? ux लेना पड़ेगा, तो वो भी लिखेंगे। u के जगह पे ux का आंसर तुमको याद होना चाहिए। u, अरे ux, हाँ u cos थीटा बरा, तो u स्क्वायर होएगा। तो बताओ u का स्क्वायर करो जरा, क्या क्या बताओ यहाँ पे? u स्क्वायर cos स्क्वायर, समझ में आ रहा है? बोलो समझा? एक मिनट, शायद पहले से वही नहीं, मेरे को लगता है पहले से ux ही था ना, तो बनाने की जरूरत नहीं ना। ये याद है किधर से आया था? इसके जगह पे ux का स्क्वायर ही था तो बना था, तो अब वापस वो क्यों करूँ ना? ऑलरेडी वो ux ही है ना। समझा कि मैं क्या किया यहाँ पे? अरे ये करने की जरूरत ही नहीं शायद वो ना, क्योंकि पहले से हमारा ux ही था, उससे आया ना वो कॉस, अब फिर 4 कॉस हो जाएगा फिर। तो बोलो आगे बताओ क्या था? माइनस क्या लिख रहे थे हम लोग? g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू r स्क्वायर। क्या चाहिए तुमको? r चाहिए। एक मिनट, चलो तो इसको इधर भेज दूं, या तो ये वाला माइनस को इधर लेके आ जाओ, माइनस इधर आ गया प्लस। बोलो क्या आ जाएगा? g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू r स्क्वायर ना, बराबर ना? इक्वल टू क्या बताओ? tan को लिखूं क्या? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, चलेगा? एक r इधर के एक r से कैंसिल होएगा, यहाँ का एक कॉस ऊपर के कॉस से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो क्या बचा? g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि एक कॉस तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू साइन थीटा। एक r भी बाकी है ना इधर, हाँ एक r भी बाकी है बराबर। मुझे तो r चाहिए, तो सब हटा दूं यहाँ से। चलो भेजो ये सबको उधर भेजो। बोलो r का आंसर क्या आएगा? मैं पहले 2 लिखता है, फिर लिखता हूँ साइन थीटा, फिर लिखता हूँ कॉस थीटा। बोलो बचा क्या? अपॉन
जी ना। ट्रिग्नोमेट्री सबको पढ़ा है। 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है? टू साइन थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है? पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री ना। साइन 2 थीटा, साइन थीटा का दो फॉर्मूला है, एक साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, दूसरा फॉर्मूला है 2 tan थीटा। याद है tan थीटा वाला फॉर्मूला? अपॉन, भूल गए? बराबर ना, लिखा भी रहेगा वहाँ पे, देखो बोर्ड पे। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री अब हो गया, ठीक है, नहीं तो बता ही सकते थे फिर तुम। समझा? 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। ये याद होना चाहिए, मैथ्स लग रहा है सिंस। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। वैल्यू पुट करो, बोलो क्या आएगा? R इक्वल टू, अरे बोलो ना, इसके जगह आ जाएगा साइन 2 थीटा, बाजू में u स्क्वायर, नीचे g। समझा? ओके, अब क्या करूं? ये क्या है? ये रेंज है, हमको चाहिए क्या? निकालने आता है, ठीक है। चलो, तो ये मैं जो निकाला है ये हमारे लिए क्या रहेगा बताओ? ये है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, बरा। ये हमारे लिए है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, बरा। ओके, एक मिनट, तेरी बहन का फोन आ रहा है, एक बार कॉल कर ले। हाँ, तो आर का समझा फॉर्मूला क्या है? आर कैसे निकाला? आर मतलब रेंज, क्या निकालना है बताओ? हाँ, उसके लिए क्या करूं? क्या करूं? मैक्सिमम रेंज, मतलब तुमको आर मैक्स निकालने का। देखो, u चेंज नहीं होएगा, जो भी वैल्यू रहेगा रिस्पेक्टिव वैल्यू रहेगा। g कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज होने वाला साइन है। इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या रहेगा? 1। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? 90। किसका वैल्यू 90 बताओ? इधर किसका वैल्यू 90 लिखा? थीटा। इधर किसका वैल्यू 90? नहीं, 2 थीटा। समझा? 2 थीटा का वैल्यू कितना? थीटा का आंसर कितना? 45। 2 थीटा अगर 90 है तो थीटा क्या रहेगा? 2 से कट मारो ना, 45। मतलब बोलने का मतलब है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फेंकना है तो उसको तुमको 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना पड़ेगा। समझा? क्रिकेट जब खेलते हैं 6 लगता है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है ना, तो वो कितने एंगल पे लगता रहेगा? तो वही ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है। समझा? मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम रेंज ना। ज़्यादा दूर तक वो बॉल कब जाएगा? जब वो बैट्समैन 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को मारेगा, तो ही जाके वो बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। समझा? मैक्सिमम हाइट वो बॉल कब कवर करेगा? 90। जब बॉल आया और डायरेक्ट ऐसा किया, ऐसा है, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट 90 मतलब बॉल ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट, आगे नहीं। समझा क्या है? समझा? चलो मैथमेटिक्स बताओ जरा, इधर बताओ। फॉर मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम चाहिए बताओ? फॉर मैक्सिमम रेंज, ध्यान दे रहे, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे? फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर तुमको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो किसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए? साइन 2 थीटा, बराबर। साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, बराबर। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तुमको मालूम है ना क्या होता है? दैट इज साइन 2 थीटा मतलब 1 होना चाहिए ना, यही तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, बराबर। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब 2 थीटा का आंसर कितना रहेगा? 90। और थीटा का आंसर कितना रहेगा बताओ? थीटा। लास्ट में तुमको एक चीज लिखना पड़ेगा, देयरफॉर, बराबर 45 डिग्री के एंगल पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? मैक्सिमम रेंज, बराबर। देयरफॉर द बॉडी कवर्स या फिर हैज मैक्सिमम रेंज, द बॉडी हैज, बॉडी से प्रोजेक्टाइल लिखो ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। देयरफॉर द प्रोजेक्टाइल, therefore the projectile has maximum range, has maximum range when it is projected at 45 डिग्री एंगल, बराबर। इतने एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो वो मैक्सिमम रेंज उसके पास मिल जाएगा। समझा तुमको? अरे बोलो समझा है? क्या किया हम लोग ने? तो ये हमने आर का आंसर निकाल दिया और क्या निकाल दिया? आर मैक्स भी निकाल दिया। आर का आंसर हमको आया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और थीटा का आंसर 45 पे मिल गया। समझा? बोलो समझ में आ गया ना सबको ये क्या किया? तो
तो समझा आज का सेकंड डेरिवेशन, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट कैसे निकाला, समझा। चलो अब न्यू पढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला जो डेरिवेशन, हाँ अच्छा आर मैक्स, चलो आर मैक्स के लिए इधर ही कर लेते हैं बाजू में। अगर थीटा का आंसर 45 नहीं है, मतलब ये एक्चुअल में इसका आंसर कितना है 1, हटा दो, बोलो आर मैक्स बताओ। यू स्क्वायर बाय, याद रखना इजी है। इधर देखो जरा, एच मैक्स किधर आया था, यू स्क्वायर बाय 2g पे आया, और इधर आर मैक्स कब आ रहा है, यू स्क्वायर बाय, समझा। बोलो क्लियर ना एकदम, हाँ। तो इसके बाद न्यू चालू करेंगे हम, समझा सबको ना इतना। चलो तो अब न्यू क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 10, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो याद है 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आया कैसे वो लिखते हैं, डेरिवेशन करेंगे, वो आया कैसे वो बनाते हैं उसको। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बोल रहा हूं, लिखो डिराइव एन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, derive an equation of motion for uniform acceleration, for uniform acceleration, समझा। derive an equation of motion for uniform acceleration। स्टार्ट करते हैं, बोलो थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से एकदम देखना है तुमको, समझा। चालू करते हैं। कल याद है मैंने तुमको यहाँ पे डेरिवेशन करने के टाइम पे आर बार बताया था, आर बार को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है, वी बार को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलता है। अब थोड़ा रिवर्स जाओ, देखो हमारे पास आर बार है बराबर, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल दूं विथ रिस्पेक्ट टू टी तो क्या मिल जाएगा, वी बार। अगर मैं वी बार का डेरिवेटिव निकाल दूं विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या मिल जाएगा, मतलब डेरिवेटिव करेंगे तो आगे के जाते हैं, समझा। आर से वी, वी से ए, डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो पीछे पीछे जाएंगे, समझा। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ ए करूँ बराबर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे मिल जाएगा v, समझा क्या। ए का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिल जाएगा, और अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ v करूँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे मिल जाएगा r, मतलब जो भी वो पोजीशन था, ये केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी हो सकता है वो आ सकता है, समझा। पीछे जाने के लिए क्या यूज करने का, इंटे, आगे जाने के लिए डेरिवेटिव, समझा। आर एस ना क्या सिंपल। एक्चुअल में रहता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बराबर। एक्सेलरेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट किया तो डिस्प्लेसमेंट, बराबर, ऐसा हो जाता है। चलो वो यूज होने वाला है यहाँ पे। एक डायग्राम रहेगा, मेरे साथ में बना लो, चलो फटाफट जल्दी जल्दी। एक डायग्राम है, बहुत ईजी सा डायग्राम है, इसमें हम लोग एक प्लॉटिंग करने वाले हैं। ऐसा ये है टाइम वर्सेस, बात मत करो बीच में, टाइम वर्सेस वेलोसिटी का प्लॉटिंग है बराबर। टाइम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ऐसा बोल सकते हैं बराबर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉटिंग बनाया ऐसा। और बहुत कुछ है वैसे, इतने में खत्म नहीं होता है बराबर। डायग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, इधर देखो। ए बी सी एंड डी ऐसा डायग्राम है, और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब कुछ तुमको दिया हुआ है। यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम्हारे पास वेलोसिटी है u विच इज इनिशियल वेलोसिटी, ये पॉइंट पे वेलोसिटी है v विच इज फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे टाइम हो रहा है 0, यहाँ पे टाइम है t, बना देता हूँ। अगर ये v है, इसका मतलब यहाँ से लेके ये पूरा ग्राफिकल के फॉर्म में डिस्टेंस v है। अगर ये u है तो ग्राफ में ये वाला डिस्टेंस u है, ऐसा बनाया डायग्राम। कर लो फटाफट जल्दी जल्दी। बात मत करके लिखो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, रफ बनाओ, बाद में घर पे अच्छे से फेयर करके लिखना बराबर। तो एक ग्राफिकल टाइप मैंने तुमको एक डायग्राम बना के दिया है, जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, बराबर, समझ में आ रहा है इतना। हाँ,
एक ग्राफ के हिसाब से ये पॉइंट जो ए है, यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, यू, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी रहता है, और ये पॉइंट बी पे पार्टिकल रुक गया है समझो वहाँ पे, तो उसका वेलोसिटी कितना है, वी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है, बराबर, सबको मालूम है। कितना टाइम लगा, जीरो टाइम पे वेलोसिटी यू है, बराबर, और टाइम टी पे वेलोसिटी कितना है, वी। पहले ये लिख लेते हैं, कितना काइनेमेटिक इक्वेशन बताओ वैसे, 3, तो तीनों निकालना, तीनों डिराइव करें, कैसे बनता है वो सब डिराइव करेंगे, उसके लिए बेसिक तुमको मैथमेटिक्स आना चाहिए। स्टार्ट करूं, चलो सबसे पहले मैं तुमको फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव करके दिखाता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बराबर। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, तो यहां पे मैं निकालने जा रहा हूं एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन, बात क्यों हो रहा है इतना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बराबर, ये डिराइव करते हैं, इक्वेशन फॉर फर्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टार्ट करो, ओके, देखो यहां पे ध्यान दो। चलो मुझे बताओ कि टाइम 0 पे वेलोसिटी कितना है, टाइम 0 पे वेलोसिटी कितना है, u, टाइम t पे वेलोसिटी कितना है, यही लिखने वाले, पहला पॉइंट लिख लो सब लोग, लेट द वेलोसिटी एट टाइम, लेट द वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 0 बी u, समझा, टाइम इक्वल टू 0 पे मैंने वेलोसिटी u ले लिया है, एंड टाइम इक्वल टू t पे बोलो कितना लूं, एंड टाइम जब t हो रहा है तो वेलोसिटी क्या लूं, b, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, बराबर ना, समझा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है, हाँ, वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर, ऐसा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो एक्सीलरेशन होता है इसका फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी, क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, बराबर, टाइम इंटरवल यहाँ पे लेंगे। चलो इतना लिखा, स्टार्ट करो, ये तो थियरी था, अब मैथमेटिक्स अभी चालू हो रहा है, हो गया सबका, स्टार्ट करते हैं। समझा रहेगा ना तुमको ये, क्या ये हार्ड थोड़ी है, इजी है। चलो, एक्सेलरेशन मतलब a, बराबर ना, फाइनल वेलोसिटी जरा बताओ कितना है, फाइनल वेलोसिटी u है कि v है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। अभी रुक जाओ, यहां पे देख लो फिर लिख लेना, टाइम इंटरवल मतलब टाइम के बीच में गैप, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, बताओ फाइनल टाइम कितना था, t, माइनस इनिशियल वाला टाइम कितना तुम्हारा, 0, बराबर है। थोड़ा सिस्टमैटिक करते हैं, बोलो a इज इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस यू बाय, अरे बोलो t, बराबर, t भेज दो इधर, भेज दो, बोलो क्या आ जाएगा बताओ, a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस, तुमको v चाहिए, याद है फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आ गया ना, v इज इक्वल टू ए टी आ गया, माइनस यू इधर भेज दो तो बन गया ना, तो बोलो क्या आएगा, देयरफॉर v का फॉर्मूला बोलो क्या बन जाएगा, u प्लस ए टी, समझा कैसे आया, अरे माइनस यू को मैंने यहाँ भेज दिया तो प्लस यू हो गया, और ए टी तो पहले से था, एक ही नहीं, v इधर रखा है, माइनस यू इधर भेजा, लिखा उल्टा है उसको, ऐसा समझ, बराबर, ए टी ये प्लस यू हो गया इक्वल टू वी, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, समझा, ऐसा समझा ना कैसा है, ये आना चाहिए तुमको इतना समझ में। तो बोलो ये क्या बना दिया हम लोग ने, ये है क्या, ये फर्स्ट है ना काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो ये हमारा है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट, देखो कितना इजी है, क्या यूज किया, एक्सेलरेशन यूज किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, सब वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। अब निकालते हैं सेकंड निकालते ना, सेकंड थोड़ा सा, सेकंड वाले में थोड़ा सा लेवल है, मतलब लेकिन इसमें तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए। तुमको डेरिवेटिव का मतलब मालूम है, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ अ कर्व, मतलब क्या होता है इसका, स्लोप ऑफ अ लाइन निकाला तुमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कर्व का स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, बराबर। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ अ कर्व। इंटीग्रेशन का देखो बहुत लोगों को मतलब मालूम नहीं रहता, सब लोग सॉल्व करते हैं, सबको आता है डेरिवेटिव, लेकिन मतलब बहुत कम लोग को मालूम है। डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ अ कर्व, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंदर का एरिया, समझा। हाँ, तो एक बात बताओ, तुमको अभी जस्ट मैंने बताया था, अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, बताया था ना, बराबर ना। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन में एस आता है ना, एस, तो
तो मेरे को ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, बराबर। तो बोलो क्या निकालने जा रहे हैं बताओ अभी हम लोग, सेकंड ना, एक्सप्रेशन फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बराबर। एक्सप्रेशन फॉर क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टार्ट करो, क्या चाहिए बताओ तुमको, सेकंड का आंसर याद है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते हैं। तो सिंस मुझे एक फॉर्मूला पता है s निकालने के लिए, बोलो फॉर्मूला क्या है वो, s इज इक्वल टू, मालूम है ना, अगर मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे मिलता है डिस्प्लेसमेंट s, इससे चालू होएगा पूरा काम। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, v का, किसके विथ रिस्पेक्ट टू, बराबर, v का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो अगर मुझे v का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक्चुअल में तुम्हें ये दिख रहा है, ये कर्व, ये वाला कर्व दिख रहा है, इसके अंडर का एरिया निकाल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, अरे किसका इंटीग्रेशन है, v, यहां तक ना, इधर तक, बराबर ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व, बराबर। तो तुमको यहां जो तुम्हारे दिख रहे कर्व, ये कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन, बराबर, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाला चीज, इसके अंडर टोटल कितना एरिया आ रहा है वो तुमको निकालना पड़ेगा। एरिया तो निकालने आता ही है ना। इसके अंदर दो ज्योमेट्री जरा बताओ क्या क्या है तुम्हारे पास। ट्राइंगल का एरिया मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी निकाल सकते हैं। जरूरी थोड़ी स्क्वायर रहेगा, वो तो दिख रहा है मैंने तो बनाया। रेक्टेंगल अभी दिख रहा है स्क्वायर है, अरे ऊपर है थोड़ा बड़ा है वो, समझा। रेक्टेंगल का एरिया भी तुमको आता है, लेंथ इंटू, मतलब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये क्या है u, ये क्या है t, बस ना, समझा। तो समझा मैं क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt का मतलब क्या रहेगा, एरिया अंडर द कर्व। अच्छा अपने कर्व को नाम दिया है क्या, हाँ दिया है, बताओ कौन से कर्व के अंडर का एरिया है वो, a, बोलो a भी दिख रहा है उसके नीचे ना, हाँ। तो इसका मतलब क्या है, एरिया, एरिया किसके अंडर का, एरिया अंडर द कर्व ना, हंसो मत, ध्यान दो। ओके, एरिया अंडर द कर्व में दो एरिया आता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब दो एरिया है ना, बोलो कौन सा है, एरिया ऑफ, अरे बोलो ना, इसमें दो एरिया कौन सा है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाम भी बता दो जरा, नाम बताओ, ACB ना, ऐसा लिखते हैं ना, ACB प्लस और एक एरिया है, हाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर तब होता जब यहाँ का डिस्टेंस यहाँ के डिस्टेंस से मैच होता ना, और u है ये t अलग ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोलो क्या है, यहाँ नाम बताओ क्या है, AODC लिख दूँ, AODC। तुमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ये निकालने आता है ट्राइंगल। चलो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस। ये ट्राइंगल का जरा बेस बताओ जरा, क्या है बेस, AC, AC है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बताओ, हाइट, एक मिनट, बेस AC है ना, AC बेस है ना, और हाइट बताओ 20, समझा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये किसका एरिया है, ट्राइंगल। प्लस तुमको रेक्टेंगल का भी एरिया चाहिए, उसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, लेंथ CD इंटू ब्रेथ OD, समझा, बराबर ना, ऐसे रहता है। चलो सबका वैल्यू पुट करते हैं, S इज इक्वल टू हाफ। जरा AC चेक करो, AC कितना है बताओ जरा, कोई AC कितना है, T है, देखो ना AC है T ना, तो AC की जगह में T लिख सकता है। B और C बताओ, BC, करेक्ट, ये पूरा V है, इसमें से U निकाल दिया तो ये बचेगा ना BC। तो बताओ BC में क्या लिख सकता है, V माइनस प्लस CD बताओ जरा, कोई CD कहाँ गया, CD है U, बराबर है, और OD T ना, समझा, ऑलमोस्ट बन गया हमारा, याद है। S इक्वल टू UT प्लस हाफ भी है, A नहीं है और T स्क्वायर नहीं बना है, बस बनाते ना, देखो जो बना वो लिखो पहले। S इक्वल टू क्या बना है, UT बन गया, प्लस हाफ भी बन गया ना। क्या नहीं है तुम्हारे पास, A शायद इससे बन सकता है V माइनस U से, और उसके बाद क्या चाहिए, T स्क्वायर, लेकिन मेरे पास है T।
इतना तुमको मालूम है कि तुमको टी स्क्वायर चाहिए, तो मैं समझो न्यूमरेटर में टी से मल्टीप्लाई किया, तो पहले से टी था, मैंने भी मल्टीप्लाई, कितना हो गया टी। अगर न्यूमरेटर में टी से न्यूमरेटर में एक टी लिया तो डिनोमिनेटर में भी ले लो एक टी, ये तो बन गया ये ए। अरे ए बन गया, देखो ना, v माइनस यू बाई टी को क्या लिखते हैं, तो बताओ सिंस v माइनस यू बाई टी होता है a, बोलो s का आंसर, बोलो यू टी प्लस हाफ, और ये क्या हो गया a टी स्क्वायर। समझा कैसे बनाया, समझ आ रहा है ना सबको। ये हम लोग डिराइव कर रहे हैं, जितना भी काइनेमेटिकल इक्वेशन तुमने बचपन में पढ़ा है सब डिराइव करेंगे यहाँ पे, तीन का तीनों। समझा कैसे किया सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव, ओके। थर्ड भी एक ऐसा ही है, थर्ड भी डिराइव करेंगे। तुमको मैंने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाया ना शायद, क्या था उसका डिफाइन, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला बताओ जरा। डेल्टा टी ना, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, राइट बोल रहे, ठीक है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा का मतलब मालूम है क्या है, थीटा टू माइनस थीटा वन। मैंने तुमको ओमेगा एवरेज का एक फॉर्मूला सिंपली बताया था, जो डेरिवेशन थीटा बाय टी, बराबर, थीटा बाई टी, मतलब वो थीटा टू माइनस थीटा वन, उसको थीटा लिख सकते हैं, और नीचे टी टू माइनस टी वन को टी लिख सकते हैं, ऐसा। वही यहाँ पे आगे थर्ड में यूज होने वाला है। चलो देखते हैं तुमको जमता है कि नहीं वो। चलो तीन रहता ना काइनेमेटिकल इक्वेशन, दो निकाल दिया, तीसरा बाकी है अभी हमारे पास। चलो थर्ड, तो बताओ थर्ड में क्या लिखो ऐसा, एक्सप्रेशन फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो तुमको जैसा मालूम है, क्या बताया तुमने, ओमेगा एवरेज का आंसर क्या बता रहे थे, शॉर्टकट में बताओ क्या बोले, थीटा बाय टी, बराबर है। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, वो एवरेज मतलब एवरेज रहेगा। अब मुझे एंगुलर नहीं लेना है, मेरे पास लीनियर चीज है ना, v मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर। सब एंगुलर को लीनियर बना रहे हैं, जितना भी एंगुलर उसको क्या बना रहे हैं। चलो आगे बनाते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख दिया है, लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिखूं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर को मैं लीनियर कर रहा है फॉर्मूला से जस्ट, बराबर। थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बताओ यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है लीनियर में, एस होता है ना, हाँ। तो थीटा की जगह बोलो क्या लिख दूं, एस, और टाइम तो टाइम ही रहता है, बराबर। इतना क्लियर है। ये जो वेलोसिटी, कैसा वेलोसिटी है, एवरेज ना, एवरेज से बनाया ना मैंने, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को देख के बना दिया मैंने उसको, समझा, बराबर। तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन याद है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उधर s आता है, s निकाल दूं यहाँ से, s अलग कर दूं। चलो यहाँ से अगर मैंने s अलग कर दिया, बोलो s का आंसर क्या रहेगा, v एवरेज इंटू t। एवरेज निकालने आता है, एवरेज मतलब मीन निकालने आएगा। अगर मैं तुमको दो चीज़ दूं और मैं तुमको उसका एवरेज निकालने बोलूँ, तुम लोग एवरेज निकाल सकते हो उसका। जैसे समझो मैं बोल रहा हूँ तुमको 2 एक नंबर है और दूसरा नंबर है 3, मुझे इसका एवरेज चाहिए, तो बताओ इसका एवरेज क्या आएगा, 2 + 3 बाय, ये एवरेज निकालते हैं। किसका एवरेज बताओ हमारे पास, वेलोसिटी का एवरेज। दो वेलोसिटी तुम्हारे पास, कौन सा बताओ, एक u है और दूसरा, बताओ इसका एवरेज क्या रहेगा, u प्लस v बाय 2, समझा। हाँ, तो मेरे पास सिंस मुझे पता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालते कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय, पुट कर दूं उधर, पुट कर दूं ना, ये क्या तुमको ये भी चाहिए था ना ये, तो बोलो s क्या बन जाएगा, u प्लस v बाय 2 इंटू टी, समझा, बोलो। हाँ, s इज इक्वल टू, बोलो हमको क्या चाहिए, s इज इक्वल टू, s नहीं, पहली बात इसका बताओ जरा, फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a प्लस v स्क्वायर है क्या, v स्क्वायर, उसके बाद क्या बताया, u स्क्वायर है क्या, 2as ना, मतलब v का स्क्वायर चाहिए और u का भी, तो v और u दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा कुछ दिमाग लगाओ। समझो तुम्हारे पास a प्लस b है और तुमको आंसर में चाहिए a स्क्वायर और b स्क्वायर, क्या करते हो तुम लोग, होल स्क्वायर के तो 2ab भी आ जाएगा ना वहाँ पे, मेरे को 2ab की जरूरत नहीं है, 2u भी थोड़ी आता है फॉर्मूले में ना, मुझे a प्लस b मेरे पास है और मुझे a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए, बोलो क्या होगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर बन सकता है, मैथ से ये तो, हाँ करेक्ट। अगर यहाँ पे a माइनस बी रहता ना तो ये बन गया a स्क्वायर, माइनस रहता तो उससे, और माइनस ही चाहिए हमको, और मैं इधर तो घुमाएगा हो जाएगा उससे, समझा।
तो तुम्हारे पास u प्लस वी है क्या नहीं है, लेके आते खुद से, ऊपर लाएंगे तो नीचे भी लेके आ जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो बोलो s, बोलो क्या आ जाएगा, ऊपर u प्लस वी था, मैं एक्स्ट्रा क्या लेके आ रहा हूँ u, ऊपर लेके आया तो नीचे भी लेके आ जाओ, 2 नीचे पहले से था, u माइनस वी ना, बोलो समझ में आ रहा है, इनटू क्या है t। समझा मैं क्या किया है, मैंने जस्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ले लिया है, u माइनस वी। अब बताओ क्या बनेगा ये, बोलो s इज इक्वल टू, बोलो u प्लस वी इंटू यू माइनस वी, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 है ना, 2 है, और बाजू में क्या हमारे पास u माइनस वी, बराबर है u माइनस वी, t भी है हमारे पास, बोलो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है। देखो फॉर्मूला बताओ क्या बताया तुमने, वी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों है, वी स्क्वायर भी है यू स्क्वायर भी है, आगे बताओ प्लस बनाएंगे, 2 भी है मेरे पास, a चाहिए, s है मेरे पास क्या नहीं है, a का जरा कुछ देखो, a देखो a के लिए चाहिए v माइनस यू, और हमारे पास क्या है, उसको कुछ तो करो और v माइनस यू बनाओ, घुमाओ तो मतलब माइनस साइन कॉमन हो तो घूम जाता है ना ऐसा, ये तो मैथ्स है बड़ा। चलो क्यों कर रहा है मालूम मेरे को, a बनाने के लिए कर रहा हूँ, a u माइनस वी से नहीं बन सकता है, v माइनस, अब बोले सर t नहीं है, t लेके आता ना, मैं देखो कैसे लेके आता हूँ, बोलो पहले बना तो लो उसको, s इज इक्वल टू, बोलो माइनस बाहर लूँ यहाँ से, या फिर ऐसा सोच सकते हो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं, जब ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये घूम जाएगा ना ऐसा, बोलो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 एज इट इज, माइनस अंदर दो, बोलो क्या बनेगा v माइनस यू, और तुम्हारे पास t एज इट इज है, बराबर है। तुमको मालूम है ये t आया कहाँ से, ये एक्चुअल में ये t को तुम लोग डिस्प्लेस कर यहाँ से हटा सकते हैं, ये t को ना तुम लोग इधर नीचे लिख सकते हैं, अरे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तभी तो ऊपर गया था ना, वो वही बनेगा ना, लेकिन इससे एक फायदा हो गया तुमको, v माइनस यू बाई टी क्या बनता है, ये चाहिए था ना मेरे को, समझा, जब एक बार सब कुछ मिल जाए फिर अरेंज कर लेंगे। हमको मालूम है कि सिंस v माइनस यू बाई टी होता है a, चलो रिप्लेस कर दो, बोलो s क्या बन जाएगा, बोलो s क्या बनेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 तो है बाजू में a। अब सिस्टमैटिक करते हैं, v स्क्वायर चाहिए ना खाली, उसको अलग रखने का है, 2a हटाओ, 2a इधर भेज दूं, बोलो क्या बनेगा, 2as इक्वल टू, तुमको क्या चाहिए था, v स्क्वायर इक्वल टू ना, यू स्क्वायर को भी हटाओ, माइनस यू स्क्वायर इधर आ गया प्लस, तो बोलो क्या रहेगा, 2as पहले से था, माइनस यू स्क्वायर आ गया, प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, खाली से उल्टा घुमा दो बस आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, समझा ना सबको। तो ये क्या है हमारा बताओ, ये हमारा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, याद रहेगा सबको। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझा कैसे बनाया, ये तुमको पहले था लेकिन अभी हम लोग बना के देखे उसको कैसा बनता है ना, समझा सबको इतना जो पढ़ा है, ठीक है। ओके तो कुछ ग्राफ्स करने वाले हम लोग, देखो तो ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ लिखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, बराबर। तो क्या लिखा, कितना क्वेश्चन 10 कर दिया था ना, 11th में एक ग्राफ, ये ग्राफ एग्जाम में आता है, बहुत सिंपल है, क्या बोला है, ऑब्जेक्ट एट, हाँ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो भी इनिशियल, समझो ये एक ऑब्जेक्ट है मार्कर, बराबर, इसको उठाया मैंने ऐसा लाके यहाँ पे रख दिया, ऐसा ही रहेगा ना वो, जब तक मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊँ तब तक ऐसे ही रहेगा, समझा। तो इसका मतलब है अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पे ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, मतलब यहाँ पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे रहेगा टाइम, ये ओरिजिन, बराबर। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, क्या मूव हो रहा है, रेस्ट पे मतलब उसका पोजीशन मेंटेन होगा, बराबर ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, मतलब जो भी पोजीशन स्टार्टिंग में था वही पोजीशन एंड तक रहेगा, जैसे तुम लोग टाइम में आगे आगे जाओ उसका पोजीशन वही मिलेगा तुमको, समझा। ये ग्राफ है किसका, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, समझा कैसा है, समझा क्यों स्ट्रेट आ रहा है, टाइम में कितना भी आगे जाओ उसको एज इट, देखो जब मैंने मार्कर को यहाँ पे रखा था तो तुम लोग टाइम कितने भी आगे जाओ ना, जब तक मैं हाथ अगर कुछ हिलाऊं नहीं तब तक वैसे का वैसे ही रहेगा वो,
समझा, सिंपल। सेकंड ग्राफ लिखो, ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसा लिखो। नेक्स्ट ग्राफ है ऑब्जेक्ट विथ एक रुको, पूरा वैसा मत लिखो जो मैं बोला। ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब मालूम है क्या? मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझाता है, देखो, समझो कोई एक व्हीकल है, ध्यान दो इधर, कोई एक व्हीकल है बराबर, ऐसा स्टार्टिंग में रुका हुआ है तो इसका स्पीड कितना रहेगा? 0 बराबर। चलो आगे जाते, थोड़ा धीरे धीरे आगे जाते, सुनो, यहाँ ये इतने डिस्टेंस पे आया, समझो जहां से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया था यहां से लेके यहां तक कुछ है 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। उसका स्पीड कितना था? पहले 0 था जब रुका था। जब वो यहां आ गया है, अब उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एज्यूम कर लो बराबर। फिर और आगे गया, हाँ इधर हो गया समझो 20 मीटर पर सेकेंड बराबर, और आगे गया उतना ही डिस्टेंस पे 30। कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी बढ़ रहा है ना। 1 मीटर के भी देखो यहाँ पे दिख रहा है, 1 सेकेंड में 10 मीटर आगे बढ़, समझा? ऐसा समझ आ रहा है? तो ये डिस्टेंस की जरूरत नहीं, जस्ट तो ऐसा याद रखो बस, सिंपल। एक पोजीशन पे 10, फिर आगे गया तो 20, फिर 30। इसका मतलब है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है ना, मतलब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं? एक्सेलरेशन मतलब कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होता है ना। चेंज हो रहा है कि वेलोसिटी हो रहा है ना, पहले 10, तो पहले 0 था, फिर 10, फिर 20, फिर 30, आगे बढ़ रहा ना। तो इसका हम लोग ग्राफ बना रहे हैं वहाँ पे, समझा? इसका ग्राफ बना रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है टाइम के हिसाब से। 10 मीटर पर सेकेंड ना, फिर कितना हो गया? 20। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ रहा है ना। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो बनाओ, चलो मेरे साथ ही ग्राफ बनाओ फटाफट। हाँ ग्राफ, टोटल 9 ग्राफ बनाने के अपने को, 9 तो है। अभी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। टाइम और यहाँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इसका ग्राफ ऐसा आता है, ओरिजिन से चालू होएगा और आगे के जाएगा, ऐसा। समझा? क्यों हो रहा है ऐसा मालूम है? पर्टिकुलर टाइम पे कुछ तो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, और टाइम और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, समझा? तो ऐसा ये ग्राफ रहेगा, ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नेक्स्ट अब रहेगा ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, वेलोसिटी कम हो रहा है। जैसे पहले बढ़ा था ना कार का वेलोसिटी 10, 20, 30, 40, 50, समझो 50 आ गया, अब स्लो होएगा 40, 30, 20, 10, 0, उसका बना रहे ग्राफ, समझा? डिक्रीजिंग वेलोसिटी। लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जेक्ट विथ डिक्रीजिंग, हाँ यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। देखो ये जो था ना यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और जो डिक्रीज हो रहा है ना उसको बोलते हैं डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। एक्सेल मतलब आगे जाएगा, समझा? फास्ट आगे बढ़ रहा है। डिसेलरेशन मतलब स्लो हो जाएगा। रिटार्डेशन मतलब डिसेलरेशन का एक और नाम है रिटार्डेशन, बराबर? ये सब याद रखो, मैं तुमको ओरल में पूछेगा, समझा? ये था एक्सेलरेशन, ये था एक्सेलरेशन। अब जो पढ़ रहे वो है डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, याद रखो। डिसेलरेशन से अच्छा रिटार्डेशन याद रखो, दोनों राइट है, लेकिन एक डी एक्सेलरेशन होता है, उसको डिसेलरेशन बोलते हैं। चलो तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ देखो जरा, ध्यान दो, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब स्पीड स्लो हो रहा है ना, स्पीड स्लो हो रहा है, तो पहले स्पीड बढ़ रहा था तो ग्राफ ऊपर जा रहा था, अब स्पीड स्लो हो रहा था, अब ग्राफ
मतलब जीरो, अगर मेड टाइम समझो जीरो है, टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था ना, समझा। इधर बताओ टाइम जीरो पे कुछ तो वेलोसिटी रहेगा उसके पास, कुछ तो रहेगा ना। अरे स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है मतलब पहले फास्ट था, अभी तो तभी तो स्लो हो रहा है ना। पहले याद है वो कार 10 20 30 40 50 आया, अब मैं 50 के आगे देख रहा है, 50 के बाद 40 30 20 10 0, तो 50 है ना स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में वेलोसिटी है ना, क्या जीरो है, समझा। तो अब क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी है, इसलिए तुम्हारा ग्राफ देखो अब कैसे आएगा, तुम्हारा ग्राफ ऐसा आएगा। स्टार्टिंग में कुछ तो रहेगा, कुछ तो स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बना लो जल्दी। हो गया, हो गए। नेक्स्ट ग्राफ लिखो, ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर ये 13 ना, हमारा 14 ना, 14। ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन याद है क्या, वो पेंडुलम याद है, पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम नहीं, पेंडुलम, पेंडुलम में जो बॉब रहता है, डिस्प्लेस किया छोड़ दिया, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन, इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, बराबर। इसका ग्राफ बहुत इजी रहेगा। देखो वही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना दो पहले स्टार्टिंग में, एक्स वर्सेस टी, ये तो आएगा ही। ये एक्स वाई एक्सिस पे टाइम, तुमको मालूम है क्या टाइम एक्स एक्स पे क्यों ले रहा है मैं, क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, याद रहेगा। जो भी चीज़ इंडिपेंडेंट रहता है ना, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, टाइम किस पे डिपेंड नहीं करता ना, टाइम खुद, समझा। तो वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वो हमेशा एक्स एक्स पे रहेगा। ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, इसके लिए वाई एक्सिस पे आता है, बराबर। तो इसका ग्राफ क्योंकि ऑसिलेशन हो रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऑसिलेशन ना, ऐसे ना ऑसिलेशन, बराबर। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, बना लो जल्दी। टाइम पास मत करो, जल्दी बनाओ। ये था 13th ग्राफ, सबको बना, इजी तो है। 14th, ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा ये 14 था, और इसके पहले ये बाद अभी 15 ना। ऑब्जेक्ट इन क्या बताया मैंने तुमको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये कर्व आएगा और कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनाते, हो गया ना सबका। देखो ध्यान दो इधर, ये है वो ग्राफ, ये टाइम, ये वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। कर्व आएगा यहाँ पे क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो कर्व मिलेगा तुमको, कर्व ऐसा, ऐसा कर्व ले सकते हो, बढ़ेगा ना, स्पीड बढ़ेगा ना आगे कैसा, तो कर्व। तो इसमें तुमको कुछ टाइम इंटरवल भी देख लो, नॉन यूनिफॉर्म है, समझो मैं ये टाइम पे देख रहा है, तो ये टाइम है, मेरा टाइम हो रहा है समझो T1, यहाँ पे हमने थोड़ा आगे और टाइम पे देखा, ये टाइम हो रहा था T2। T1 पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो था x1, T2 पे जो डिस्प्लेसमेंट था ये था x2, समझा ऐसा। तो बीच में चाहिए तो तुमको वहाँ पे शेडिंग वगैरह करना है तो कर लो। ये वाला पार्ट, इसके बीच में जो हमने देखा ये ऐसा, ये। और तुम लोग चाहिए वहाँ पे टेंजेंट भी ड्रॉ, टेंजेंट मालूम है क्या होता है, टेंजेंट, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। टेंजेंट टू द कर्व, कर्व के ऊपर मैंने बनाया टेंजेंट, सर्कल बनता है ना वैसे कर्व पे बना सकते हैं हम लोग टेंजेंट। हो गया। नेक्स्ट करते हैं, लिखो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो भी मैंने बनाया ना, ये सब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर आता है।
जितना भी देखो 1 2 3 4 5 5 ग्राफ जो बनाया मैंने, ये कौन सा टाइप का ग्राफ था? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, हर बार x वर्सेस t आ रहा है, अब v वर्सेस t आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बराबर। तो चाहिए तो तुम लोग टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, ये जितना भी तुमको पढ़ाया था मैंने, ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऐसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और अब जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहला लिखो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 16। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, याद है कांस्टेंट, यहां पे एक रेस्ट भी था ना, कांस्टेंट डिस्प्ले, ऐसा ही ग्राफ आएगा। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होने वाला ग्राफ बनाते हैं, सेम वैसे ही, लेकिन अब x वर्सेस t आए कि v वर्सेस t आएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं हम लोग ना, तो यहाँ पे आएगा v वर्सेस t। तो ये v ऊपर जा रहा है ऐसा, t यहाँ जा रहा है, हाँ स्ट्रेट लाइन रहेगा ना, बराबर स्ट्रेट लाइन, ध्यान दो इधर, बीच में कुछ बोलो मत, ये ऐसा, बराबर, ये दिख रहा है, मैच हो रहा है ना इससे, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब कांस्टेंट दिख रहा है, इतना ही वेलोसिटी रहेगा, टाइम में आगे जाओ कहीं भी तुम्हारा वेलोसिटी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। इस टाइम पे वेलोसिटी चेक किया तो भी इतना आएगा, इधर चेक किया तो भी इतना है, कहीं भी चेक करो हर बार वेलोसिटी को कांस्टेंट ही मिलने वाला है, सिंपल ग्राफ है। नेक्स्ट बनाओ ग्राफ, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी हमने कर लिया ना पहले, रुको रुको एक मिनट रुको, क्या लिखा बताओ? ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, हाँ रुक जाओ, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म, देखो एक्सीलरेशन का मतलब मालूम है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या रहेगा? वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या रहेगा? याद है पहले में, याद है लिखा था 0, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, बराबर, तो 10 माइनस 0 कितना आता है? 10, फिर 10 से किधर आया? 20, 20 माइनस 10 वापस 10, फिर 30 पे आया, 30 माइनस 20, यूनिफॉर्म है ना एक्सेलरेशन, समझा? वैसा एक ग्राफ है, तो लिखो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तुम्हारा टेक्स्ट बुक जरा दिखाओ, उसमें क्या दिया है वैसे, दिखाओ किस बार रहेगा, तो ओपन करो जरा, ये चैप्टर ओपन करो, मोशन प्लेन, ऑब्जेक्ट मूविंग, हाँ वही ग्राफ, वही पार्ट ग्राफ वाला, हाँ ये, तो हाँ ऐसा लिखो, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म कट कर दो, अगर एक्सेलरेशन लिखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है क्या सब लोगों ने? हाँ वो रहने दो, वो रहेगा, उसके आगे मैं एक बार बोलता हूँ फिर सुनो, फिर लिखा ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बराबर। तो तुम लोगों ने पहले से क्या लिखा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है ना, क्या पूरा लिख देंगे? कट करके लिख दो, पूरे अच्छे से लिखो अच्छे से लिखो, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17, ऑब्जेक्ट मूविंग with velocity v, object moving with velocity v along positive x axis, along positive x axis with uniform acceleration, with uniform acceleration, with uniform acceleration along the same direction, along the same direction, लिखा। और इसका ग्राफ ऐसा आता है, बनाओ ग्राफ ऐसा, बात मत करो, जल्दी लिखो। ये टाइम t1 पे वेलोसिटी v1,
टाइम t2 पे वेलोसिटी v2। t1 t2 v1 v2 बना दिया। बात कितना होता है बीच में तुम लोग का, ये हो गया। तो नेक्स्ट वाला लिखो, तो ही ग्राफ और बाकी फटाफट खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v विथ नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन, विथ नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बात बताओ, ये जो ग्राफ बना है इसमें जो तुम्हारा बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? पहले उसके पास कुछ वेलोसिटी था कि रेस्ट से चालू हुआ है? रेस्ट से चालू होता तो ऐसा आता था, दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ वेलोसिटी है v, दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी है, टाइम 0 पे कुछ तो वेलोसिटी, उससे कुछ वेलोसिटी चालू हुआ है बराबर। और अगर दिया था नेगेटिव एक्सेलरेशन, बता रिटार्डेशन, उसमें भी कुछ तो वेलोसिटी रहता है ना स्टार्टिंग में। इधर क्या देखो, ये देखो दिख रहा है नेगेटिव डिक्रीजिंग वेलोसिटी ना, तो इसमें भी कुछ तो वेलोसिटी रहता है स्टार्ट में, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। चलो बनाते हैं फटाफट, जल्दी देखो। ऐसा ग्राफ आएगा, वही v1 t1 ये सब लिखो वहाँ पे। ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। v1 t1 लिखने आता ना तुमको सबको? क्योंकि वो बहुत इजी है, वो आना चाहिए कि t1 टाइम पे जो वेलोसिटी रहता है वो v1, t2 टाइम बहुत इजी है। फटाफट जल्दी खत्म करो इसको। टाइम t1 पे जो वेलोसिटी रहेगा वो v1 मिलेगा, टाइम t2 पे जो रहेगा वो v2 मिलेगा। ये t1 ये t2। t1 पे टाइम जब था तो वेलोसिटी था v1, t2 टाइम पे जो वेलोसिटी है वो है v2। डॉटेड बनाएंगे तो भी चलता है लाइन। हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म वही है, सेम वैसे ही। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वही है सेम। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, सेम वैसा ही ग्राफ एग्जैक्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के जगह पे सिर्फ वेलोसिटी। t1 पे जो वेलोसिटी है यहाँ पे टाइम रहेगा। t1 पे जो वेलोसिटी है वो मिलेगा तुमको v1, t2 पे जो वेलोसिटी रहेगा वो मिलेगा तुमको v2। v1 v2 ये t1 ये t2, और चाहिए तो वहाँ पे एक टेंजेंट भी बना सकते हो। बस इतना ही है। ये ग्राफ याद रखने वाला टाइप है थोड़ा ऐसा, मेन जो था वो हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है, तो प्रॉपरली अच्छे से बना लो ये सब। समझा सबको ग्राफ? समझा क्या? उसको याद रखना पड़ेगा तुम किधर क्या हो रहा है, कैसा है, कौन रेस्ट से चालू हो रहा है, कौन थोड़ा टाइम के बाद चालू हो रहा है। समझा ना सबको? ठीक।